एवरीवन, दिस इज सृष्टि और आज हम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे डिमांडिंग और बेस है आपकी क्लास 11 का, तो अच्छे से इस चैप्टर को समझना। 3 पार्ट आने वाले हैं इस वीडियो के। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जिसको मैंने प्रोकैरियोट तक कंप्लीट किया आपके एनसीईआरटी से। सो अच्छे से करना और मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी लेके बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं हम सेल वाला चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले इस वाले चैप्टर के अंदर मैंने प्रोकैरियोट्स तक पूरा कंप्लीट करा है। जो आपके एनसीईआरटी में है वहाँ पे मैंने प्रोकैरियोट तक वाले टॉपिक तक पूरा कंप्लीट किया। देखो, अगर मैं सेल की बात करती हूँ, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे आप प्लांट देखो, एनिमल देखो, आप खुद भी कोई भी है, सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो एट द एंड एक सबसे छोटी यूनिट दैट इज सेल से ही बने हुए हैं। कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो या छोटा ऑर्गेनिज्म हो। अब या तो मेरे सेल से जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो 2 तरीके के होंगे, एक यूनिसेल्युलर है और एक मल्टी सेल्युलर है। यूनिसेल्युलर जिसके अंदर वो एक ही सेल होगा, उससे उसका पूरी बॉडी बनी है। मल्टी सेल्युलर बहुत सारे सेल से मिलकर मेरी एक बॉडी बनी हुई। बट सबसे छोटा जो है ना एट द एंड यूनिट जो है वो सेल ही है। सेल से छोटी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करती लिविंग में। अगर मैं इस सेल ही सबसे छोटा है, वही जो है आप जो किसी की भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो सेल से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप सेल से कोई छोटी चीज देखने की बात करते हो तो वो लिविंग तो एग्जिस्ट नहीं करती। देन अगर मैं बात करती हूँ, अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले रह सकते हैं। देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मल्टी सेल्युलर हूँ। मेरे पास कोई भी काम करने के लिए, कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इतने सारे मल्टीपल ऑर्गन्स हैं। बट यूनिसेल्युलर अकेले ही कैसे जी लेता है? उसे भी तो बहुत सारे काम करने होते हैं ना। अब देखो, यूनिसेल्युलर का भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। क्यों? जितनी भी चीजें उसको जिंदा रहने के लिए, सांस लेने के लिए, खाने के लिए, अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए जो जो चीजें जरूरी है वो अकेले ही कर सकता है। जितने भी एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ है वो अकेले कर सकता है। तो यूनिसेल्युलर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास जो सबसे पहले सेल डिस्कवर हुआ था ना, वो डेड सेल डिस्कवर हुआ था, कॉर्क में से डिस्कवर किया था। जो आपका प्लांट होता है, उस प्लांट कह रही हूँ, आपके ट्री के बार्क के कॉर्क में से डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल डिस्कवर किया। उसके बाद लिविंग डिस्कवर हुआ था। किसने डिस्कवर किया है? एंटोन वैन ल्यूवेनहुक ने। फिर उस लिविंग सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, ये किसने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया। नाउ सेल थ्योरी आई थी। सेल थ्योरी देने वाले ना 2 लोग थे। पहला मेथियस श्लिडन एंड थियोडर श्वान। आप कैसे याद रख सकते हो? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मेथियस श्लिडन, सबसे पहले आपका मेथियस श्लिडन आया था 1838 में आया है। फिर थियोडर श्वान आया है 1839 में। मेथी से आप याद रख सकते हो, थोड़ा प्लांट याद आ रहा होगा। मेथियस श्लिडन बॉटनिस्ट था, जर्मन बॉटनिस्ट था। ये भी जर्मनी का था और ये भी जर्मनी का था। बस फर्क इतना है कि ये बॉटनिस्ट था और ये जो थियोडर श्वान है ये जूलॉजिस्ट था। ये एनिमल के ऊपर इसने स्टडी करी थी डेफिनेटली। अब जो मेरे पास मेथियस श्लिडन है, उसने बहुत सारे प्लांट के ऊपर डिस्कवरी करी और पता लगाया कि सारे प्लांट जो है ना वो एट द एंड सेल से बने हैं और वो सारे सेल जो है मिलके एक टिश्यू बना रहे हैं। थियोडर श्वान जो है उसने एनिमल के ऊपर डिस्कवर करा था क्योंकि जूलॉजिस्ट था और उसको पता चला कि हम जितने भी एनिमल्स हैं, या फिर हम भी क्योंकि कैटेगरी में ही आते हैं उसकी, तो एनिमल्स जितने भी हैं उनके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और यू कैन से सेल मेम्ब्रेन होती है, बट सेल वॉल नहीं होती जो जैसे कि प्लांट में देखने को मिलती है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एज ए डिलिमिटिंग लेयर। डिलिमिटिंग लेयर क्या है मैं आपको बताऊंगी। मतलब वहीं अगर उसकी बात करें, उसने तो क्योंकि बॉटनिस्ट था उसने बस प्लांट के ऊपर अपना स्टडी करा। बट थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट था, उसने एनिमल के साथ साथ प्लांट के ऊपर भी जो थे अपनी स्टडी करी थी और बताया कि इन प्लांट के अंदर ना एक यूनिक करेक्टर है। यूनिक करेक्टर क्या है? हमारे पास तो सिर्फ और सिर्फ सेल के ऊपर एक सेल मेम्ब्रेन है, बट प्लांट के पास सेल वॉल भी प्रेजेंट रहता है जिससे वो प्लांट को यूनिक बनाता है, डिफरेंट बनाता है एनिमल के सेल के कंपेरेटिवली। वहीं अगर मैं बात करती हूँ, जितने भी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो इसने ये स्टेटमेंट किसने दी? दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर नीड पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे पास जो जर्मन जूलॉजिस्ट आपका थियोडर श्वान था उसने ये स्टेटमेंट दी है कि जितने भी प्लांट और एनिमल है वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलके बने हुए होते हैं, बट वो ये नहीं बता पाए कि सेल आए कहाँ से। अब ये जो सेल थ्योरी थी उस वो ये नहीं बता पाई ना कि कैसे सेल, मेरे नए सेल अराइज हुए हैं। अब मेरी सेल थ्योरी को फाइनल शेप देने के लिए और कुछ पॉइंट्स ऐड करने के लिए रुडोल्फ वर्शो आया था। ये बस ना एक फाइनल शेप देने आया है सेल थ्योरी को, जिसमें सबसे पहले उसने बोला था
omnicellular e-cellular. This is really important statement that was given by your Rudolf Virchow 1855 के अंदर आया था। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है। इसने omni cellular सेल्यूलर का मतलब होता है कि हर एक सेल जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। सेल थ्योरी में वो दोनों नहीं बता पाए थे नए सेल कहाँ से आते हैं, तो उसको बताने के लिए Rudolf Virchow आया कि नए सेल जो है ना भाई वो आपके अपने पुराने वाले प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है उसने? दूसरी स्टेटमेंट दी है कि जितने भी उसने बोला था Rudolf Virchow ने कि सारे प्लांट और एनिमल सेल एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, बट इसने बोला सिर्फ प्लांट और एनिमल ही नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल एंड इट्स प्रोडक्ट से मिलके बने हुए हैं। अब दो तरीके के सेल है, प्लांट का और एनिमल का। अभी मैंने आपको बताया हमारे अंदर एनिमल के सेल के अंदर सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन होती है, बट प्लांट के अंदर उसकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसी को डीलिमिटिंग लेयर बोलते हैं, उसी को डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। हमारे में सबसे ऊपर सेल मेम्ब्रेन ही है तो वही हमारे में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होगा, बट अगर मैं बात करती हूँ प्लांट में तो सबसे ऊपर सेल वॉल है तो उसको डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की एंड प्रोकैरियोट की। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? अगर यूकैरियोट मतलब हम भी यूकैरियोट्स ही है, हमारा एक्चुअली में किस तरीके का न्यूक्लियस दिखता है। अब हमारे पास देखो न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और उस न्यूक्लियस में एक बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक अंदर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके अंदर जितना भी ये लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। एक छोटा सा सर्कुलर स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, बहुत डेंस होगा, वो इजिली दिख जाता है माइक्रोस्कोप में, दैट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस देखने को मिल जाएगा। इसका एक्चुअली में रोल क्या है ना, आप आखिरी में जब न्यूक्लियस वाला मैं टॉपिक बताऊंगी तो बताऊंगी कि न्यूक्लियोलस का एक्चुअली में रोल है क्या। देन मेरे पास यहाँ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, क्योंकि हम यूकैरियोट्स है तो हमारे अंदर डबल स्ट्रैंडेड एंड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है। वहीं अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ, प्रोकैरियोट्स है ना बैक्टीरिया याद रख सकते हो, उसका सोल मेंबर एक्चुअली में बैक्टीरिया ही है। क्योंकि प्रोकैरियोट्स में हमारे पास ना तो उनके पास आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता। प्रोकैरियोट्स के पास याद रखना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता, बस एक अंदर डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा जो कि नेकेड होता है। नेकेड मतलब क्या है? ऊपर से कोई कवरिंग नहीं है उसकी, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं, ऊपर से कोई कवरिंग नहीं है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। अगर मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म की, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स दोनों में ही, अब यहाँ पे आपने देखा कहीं पर भी ऐसा था कि साइटोप्लाज्म नहीं है? नहीं, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का सेल हो, किसी का भी सेल हो, बैक्टीरिया का भी सेल हो, अंदर साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होगा ना। साइटोप्लाज्म जो है उसको हम सेमी फ्लूइड भी बोलते हैं, एंड वो चाहे यूकैरियोट हो प्रोकैरियोट हो सभी में होगा। साइटोप्लाज्म ही वो जगह है जहाँ पर सारी की सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है जो जरूरी है उस सेल को जिंदा रखने के लिए। साइटोप्लाज्म में सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है जो कि जरूरी है एक सेल को जिंदा रखने के लिए। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि मेरे पास हर एक सेल का ना देखो शेप वेरी करता है, जैसे यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है और मेरे हाथों में जो सेल प्रेजेंट होगा। वहीं अगर मैं बात करती हूँ एक बैक्टीरिया का सेल, मेरी बॉडी के अंदर जो आरबीसी है उस वो सेल जो है सभी सेल का शेप वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन वो सेल काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है कि क्या काम कर रहा है, स्टोरेज का काम कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है ना वो ऐसे श्रिंक्ड होगा या फुला हुआ सेल होगा। अब देखो अगर मैं बात करती हूँ माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ना एक बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया, सबसे छोटा बैक्टीरिया जो एग्जिस्ट करता है ना वो माइकोप्लाज्मा ही है। वैसे हर बैक्टीरिया के ऊपर सेल वॉल होती है बट माइकोप्लाज्मा के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। इसका अगर हम साइज देखें तो 0.3 माइक्रोमीटर होता है, 0.3 माइक्रोमीटर, इतना छोटा है। और ये मैंने लेंथ वाइज बताया, ये पता करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.3 माइक्रोमीटर मैंने ओवरऑल बोला है, लेंथ वाइज बोला है। लेंथ वाइज 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वहीं अगर हम कॉमन बैक्टीरिया देखें तो वो लेंथ वाइज कैसा होता है, 3 से 5 माइक्रोमीटर। कहाँ मैं एक बैक्टीरिया की बात करूं तो 3 से 5 माइक्रोमीटर है लेंथ वाइज, बट माइकोप्लाज्मा सिर्फ 0.3 माइक्रोमीटर है लेंथ वाइज, इतना छोटा होता है। हमारे अंदर देखें तो आरबीसी में 7 माइक्रोमीटर जितना है साइज उसका, बट किस में उस रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ, डायमीटर, डायमीटर के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो 7 माइक्रोमीटर होता है। नर्व सेल्स, नर्व सेल्स आपकी एनसीईआरटी में भी इसकी पिक्चर है, वहां से देखना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को मेमोराइज करने के लिए कि नर्व सेल जो होते हैं वो लंबे लंबे एंड ब्रांच्ड सेल होते हैं। और हमारी बॉडी में तो सबसे लंबे सेल यही हैं, लंबे लंबे होंगे, ब्रांच्ड होंगे। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सबसे बड़ा आइसोलेटेड सिंगल सेल जो है दैट इज योर ऑस्ट्रिच का अंडा। जो ऑस्ट्रिच का अंडा है ना पूरा एक पूरा इतना बड़ा एक सिंगल सेल है।
इसीलिए उसको हम लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल भी बोलते हैं ना। अगर मैं बात कर रही हूँ प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आप क्या देखेंगे, सोल मेंबर इसका क्या होता है, बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स में सारे के सारे आपको बैक्टीरिया ही देखने को मिलते हैं। अब जो अभी मैंने पीछे बताया था प्रोकैरियोट का डायग्राम बताकर कि ना तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेल वॉल तो सभी बैक्टीरिया के पास होगी सिवाय माइकोप्लाज्मा के, अभी पीछे मैंने बताया था। अब इनमें ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते, जैसे कि आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी बॉडीज, ये सब ना हमारे पास होता है, यूकैरियोट्स के पास होते हैं इन शॉर्ट। प्रोकैरियोट्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं प्रेजेंट होता। वहीं अगर मैं बात करती हूँ कि इतने छोटे छोटे होते हैं, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, भले ही बैक्टीरिया जो होते हैं उन सभी का शेप और साइज बहुत ज्यादा वेरी करता है। कभी कभी आपको स्फेरिकल शेप के मिलेंगे बैक्टीरिया, रॉड शेप के देखने को मिलते हैं, दैट इज बैसिलस होता है, कॉकस होता है, स्पाइरलम होता है, विब्रॉय होता है, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होते हैं। बट सभी के अंदर जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम ही देखने को मिलेगी ना। भले ही सब अलग अलग बैक्टीरियाज है बट होंगे सभी में यही कि एक क्या होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, साइटोप्लाज्म में होगी, सेल वॉल प्रेजेंट होगा, इस सभी का ऑर्गेनाइजेशन तो सेम ही है, भले ही सभी की शेप अलग है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे डू। ना अगर मैं बात करती हूँ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, नेकेड होता है, मतलब उसके ऊपर कोई आउटर कवरिंग नहीं है, पीछे बता चुकी हूँ मैं। अब जो डीएनए मैंने पीछे ड्रॉ करा था, उस डीएनए के अलावा भी, जिसको हम जीनोमिक डीएनए बोल रहे हैं, जिसके सारे फंक्शन को मेनली कंट्रोल कर रहा है, जीनोमिक डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल और एक्स्ट्रा जीनोमिक डीएनए होता है जीनोमिक डीएनए के बाहर, जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। सब बैक्टीरिया में नहीं होता, पहली बात मैंने यहाँ लिखा है सब में होता है, सब में नहीं होता, कुछ ही में मिलेगा प्लाज्मिड। और जिसमें ये होता है ना, छोटा सा सर्कुलर होता है, कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको प्लाज्मिड, इस तरीके का स्मॉल सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। प्लाज्मिड भी एक डीएनए ही है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मेरे पास यहाँ पर जो प्लाज्मिड है ना, वो सब में तो होगा नहीं, कुछ में ही होगा। होगा तो क्या कर लेगा, होगा ना तो उसको कुछ यूनिक कैरेक्टर्स प्रोवाइड कराएगा। मतलब किसी किसी के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो, वो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा देगा। प्लाज्मिड बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जब आप 12th के एनसीईआरटी में देखोगे, वहाँ प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्लाज्मिड के डीएनए की मदद से ही हम जो होते हैं अपना फॉरेन डीएनए अटैच वगैरह कराना, मतलब इन शॉर्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग का पार्ट है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मेरे प्लाज्मिड डीएनए जो है बहुत हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूँ वहीं आपके सेल की, उस प्रोकैरियोट के, उस बैक्टीरिया के सेल की, तो ऊपर से जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है ना, वो तीन तीन लेयर हैं उसके पास, इसलिए उसको हम क्या बोल देते हैं, एनवेलप फॉर्म करते हैं वो तीनों लेयर, उसको हम सेल एनवेलप बोलते हैं, सेल एनवेलप बोलेंगे। अब यहाँ पर जो इसकी तीन लेयर होती है ना, तीनों लेयर बहुत ही टाइटली पैक्ड होती है, तीनों लेयर जुड़ी हुई होंगी, बहुत टाइटली पैक्ड होंगी और प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करेगी। तीनों की तीनों बहुत टाइटली पैक्ड होगी और मिलके एक प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करेगी। बट क्योंकि इसमें तीन तीन लेयर है तो हर एक का अपना अपना केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, इसीलिए यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाता है। नाउ दिस इज एक्चुअली थोड़ा सा रॉन्ग है, मैं यहाँ पे इस करेक्ट कर देती हूँ। ये ग्लाइको कैलिक्स लिखा हुआ है, मेक श्योर कि आप इसको करेक्ट कर लेंगे। सेल एनवेलप में सबसे ऊपर वाली लेयर होगी ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो बहुत ही ज्यादा, उसका जो थिकनेस है, मतलब उसकी जो मोटाई है, जो उसका कंपोजिशन है, वो वेरी करता है, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। सभी के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स की थिकनेस कंपोजिशन अलग अलग होगी। अगर ग्लाइकोकैलिक्स जो है आपका, अगर जो ग्लाइकोकैलिक्स है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स स्मूथ है और वो लूज है तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, स्मूथ सी होती है वो। वहीं अगर वो बहुत हार्ड है और टफ कैप्सूल है, बहुत ठोस है, तो मेरे पास उसको हम क्या बोल देते हैं, कैप्सूल बोल देते हैं। दैट इज एक्चुअली इन द ब्रैकेट फॉर्म इट शुड बी। अगर वो मेरा स्मूथ है तो स्लाइम लेयर, हार्ड है तो हम उसको कैप्सूल बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूं ग्लाइकोकैलिक्स का होना क्या यूनिक कैरेक्टर दे सकता है, अगर ग्लाइकोकैलिक्स मेरी इस बैक्टीरिया के ऊपर है ना, तो वो भी उसको एक स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करती है उस बैक्टीरिया को। सेल वॉल की बात करें तो यहाँ पर मेरे पास हर एक बैक्टीरिया पे सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, वो उसको बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है। अंदर बहुत सारा साइटोप्लाज्म में केमिकल रिएक्शन हो रही है तो सेल को बर्स्ट ना हो जाने दे, बहुत सारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है, सेल वॉल कहीं ना कहीं उसको बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करती है। क्योंकि सबसे ऊपर प्रेजेंट है तो उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, अंदर जितनी भी चीजें हैं होगी, ऊपर से वो उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, हर
चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती, जो सेल मेम्ब्रेन अलाउ करेगा इसके अंदर बाहर वही चीज आ जा सकती है। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे हमारा सेल हो, हम ह्यूमंस का हो, प्लांट का हो या बैक्टीरिया को, सभी के अंदर सेल मेम्ब्रेन तो होती ही होती है। दो चीज हर एक के अंदर मिलेगी, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, ये दो चीज हर एक के अंदर होती है। ना बैक्टीरिया भी ना दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। डिपेंड करता है ये दो चीजों पे कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। पहला कि वो जो है उसके आसपास की लेयर, दैट इज द सेल एनवेलप जो है, उनके डिफरेंसेस पे, मतलब किसी एक सेल एनवेलप कैसा है उसी पे डिपेंड करेगा ना कि मैंने ऊपर जो स्टेन डाला है अगर उसने रिटेन कर लिया तो उसके ऊपर पिंक कलर अगर दिख गया तो इट मीन्स कि मेरे पास पॉजिटिव है। रिटेन नहीं करा, सारा कलर उसने छोड़ दिया, वहां से रिटेन नहीं करा, तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाएगा। तो डिपेंड करता है ना कि उसके आसपास की लेयर कैसी है। तो मेरे पास बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप दो तरीके के, ग्राम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड द सेकेंड थिंग इज कि हाउ दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर, कि किस तरीके से उस स्टेनिंग प्रोसीजर को रिस्पॉन्ड करते हैं सेल एनवेलप का, क्या मेरे पास कंपोजिशन उन चीजों पे डिपेंड करता है कि ग्राम पॉजिटिव होगा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा। नाउ द लास्ट पेज फॉर यू ऑल इज मीजोसोम। मीजोसोम जो है, जैसे आप कंसीडर कर सकते हो हमारे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वैसे ही वहाँ पे मीजोसोम होता है रेस्पिरेशन के लिए। मेरे पास ये जो मीजोसोम है वो बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन में सिक्रीशन में, इन दोनों चीजों में हेल्प करेगा। जो डीएनए है उसका डीएनए रेप्लिकेशन और फिर दोनों डॉटर सेल में उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें भी हेल्प करेगा। क्योंकि ना मीजोसोम एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन होगी उसकी, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही जो है ना वो अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर जाएगी। एज यू कैन सी दिस, ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो इस तरीके का सेल है आपका, सेल मेम्ब्रेन है ये। अब इस सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेशंस देखने को मिलती है। इन्वेजिनेशंस और एक्सटेंशन भी बोलते हैं, इन्वेजिनेशंस और एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होती है मीजोसोम्स। वहीं अगर इसी सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन पे अगर मैं पिगमेंट्स लगा दूं ना तो वो क्रोमैटोफोर हो जाता है। यही दो डिफरेंस है आपके क्रोमैटोफोर और मीजोसोम में, सबसे बड़ा डिफरेंस कि ये भी क्रोमैटोफोर भी सेल मेम्ब्रेन की ही मेरी इन्वेजिनेशन और ये भी सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है, बट इसके ऊपर पिगमेंट नहीं होते और क्रोमैटोफोर के ऊपर पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये सबसे बड़ा डिफरेंस। और जिस पे पिगमेंट है जो डेफिनेट सी बात है फोटोसिंथेसिस करेगा। मीजोसोम्स जो होते हैं वो अपने सेल मेम्ब्रेन की, मेरे पास इन्वेजिनेशन है ना, तो अपने आसपास की लेयर दैट इज सेल वॉल बनाने में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन। एंड क्योंकि ये फोल्डिंग्स है तो फोल्डिंग जहां पर भी आपको इस बायोलॉजी में दिखेगी उसका काम यही है सरफेस एरिया इंक्रीज करना। सरफेस एरिया इंक्रीज करना किसके लिए? एंजाइमिक कंटेंट के लिए, ज्यादा एंजाइम उसके ऊपर आ सके। क्रोमैटोफोर किसमें देखने को मिल जाते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, या फिर आप कह लो साइनोबैक्टीरिया के अंदर देखने को मिल जाते हैं। इंक्लूजन बॉडीज एंड राइबोसोम, दैट इज द लास्ट टॉपिक फॉर टुडेज वीडियो, दैट इज राइबोसोम की अगर मैं बात करूं, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है बट अलग अलग होता है। प्रोकैरियोट दैट इज बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है, हमारे अंदर 80s राइबोसोम होता है। 70s राइबोसोम में भी एक ऊपर वाली सब यूनिट होती है, दैट इज द लार्ज सब यूनिट होती है। जो लार्ज सब यूनिट होती है दैट इज 50s, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है दैट इज 30s। ये सब यूनिट है, ये याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे राइबोसोम जो होते हैं वो 15 से 20 नैनोमीटर होंगे साइज में। अगर प्रोकैरियोट का देख रहे हैं, अभी हम यूकैरियोट्स नहीं देख रहे हैं, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। बैक्टीरिया में राइबोसोम 15 से 20 नैनोमीटर का देखने को मिल जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं कि ये आपको उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ एसोसिएटेड देखने को मिल जाएगा, एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम होता है। और राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना। अगर ये देखो, जैसे कि ये मेरे पास है एमआरएनए मैसेंजर आरएनए जिसको हम बोलते हैं, तो आरएनए के ऊपर अगर बहुत सारे राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं तो हम इसको क्या बोल देते हैं? पॉलीसोम, या फिर पॉली का मतलब ज्यादा, तो पॉली राइबोसोम बोल देते हैं ना। अगर मैं इंक्लूजन बॉडीज की बात करती हूँ, दैट इज नथिंग बट, देखो जो आपका प्रोकैरियोट्स होता है ना उसमें खाना बनाने के बाद या जो भी खाना बन गया है, जो भी आपका बना हुआ है, उसको स्टोर करने के लिए ना कुछ बॉडीज होती हैं जिनको हम इंक्लूजन बॉडी बोलते हैं। इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती इंक्लूजन बॉडीज पे। कंफ्यूजन होती कि खाना स्टोर कर रहा है तो ऊपर से कुछ तो पैकिंग का होगा ना, पर ऐसा नहीं होता। इंक्लूजन बॉडीज पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। रिजर्व मटेरियल मतलब चीजों को स्टोर करता है साइटोप्लाज्म में। लाइक अगर ग्लाइकोजन स्टोर कर रहा है तो ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल होते हैं, फोस्फेट ग्रेन्यूल होता है। गैस वैक्यूल्स भी होते हैं, बट गैस वैक्यूल किस में प्रेजेंट होंगे? गैस वैक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल आपके प्रेजेंट होते हैं ग्रीन एंड पर्पल सिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर।
So this was all about your prokaryotes. थोड़े बहुत डायग्राम से जो एनसीईआरटी से आपको डायरेक्टली देखने हैं, तभी इजीली चीजें मेमोराइज होंगी.